Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सोशल अकाउंटिंग मीन्स व्हाट इज़ सोशल अकाउंटिंग. ऑप्शन ए कहता है सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट की अकाउंटिंग इज सोशल अकाउंटिंग. सेकेंड ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट कॉस्ट. ऑप्शन सी कहता है प्राइवेट रेवेन्यू और प्राइवेट कॉस्ट की अकाउंटिंग है सोशल अकाउंटिंग. इनमें से कोई भी नहीं. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो सोशल अकाउंटिंग होती है वो की जाती है सोशल बेनिफिट्स और सोशल कॉस्ट के लिए. क्योंकि देखिए जो बिज़नेस है वो भी सोसाइटी से ही रिलेटेड है. जो बिज़नेस है वो उसी में समाज में ही फलता फूलता है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको सोसाइटी से ही लेनी पड़ती हैं. जो बिज़नेस है उसकी भी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जिसको फुलफ़िल करना पड़ता है. और सोशल अकाउंटिंग क्या कहती है? सोशल अकाउंटिंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो सोशल अकाउंटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बिज़नेस ने कैसी एक्टिविटीज़ की हैं, कितना उसने सोसाइटी से लिया है और बदले में कितना उसने सोसाइटी को दिया है, और उसने कितनी जो है बिज़नेस ने अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल किया है. ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं. अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बिज़नेस की सोसाइटी के लिए. जैसे कि अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स की बात करें कि वो कम से कम जो है डिप्लीट करे जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स बनाए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे. जैसे जिस एरिया में अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मीन सोसाइटी को भी प्रॉब्लम हो रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है कंसिडर करनी पड़ती हैं. बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे. ये आता है सोशल अकाउंटिंग में कि कितना जो है बिज़नेस ले रहा है, सोशल बेनिफिट दे रहा है और कितनी सोशल कॉस्ट जा रही है उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज़ यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर. ऑप्शन ए कहता है रिड्यूस करने के लिए एब्सेंटिज़म. जो कैरेट एंड स्टिक टेक्निक है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज़ की जाती है? कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एब्सेंटिज़म को रिड्यूस किया जा सके. और सेकंड कहता है उनको मोटिवेट करने के लिए. ऑप्शन सी कहता है इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए. और ऑप्शन डी कहता है रिवॉर्डिंग वर्कर्स के लिए. यहाँ पे जो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है मोटिवेशन के लिए. इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेट एंड जो स्टिक थ्योरी है मोटिवेशन के लिए इसी को यूज़ करते एक तरीके से. इसको हम इन्फोर्समेंट भी कहते हैं कि अगर तो अच्छा काम किया है एम्प्लॉय ने या बच्चे ने. अगर हम पेरेंट्स की तरफ से बात करें तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर तो जो बच्चा है अगर उसने अच्छा काम किया है तो हम उसको कुछ जो है अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे. कुछ जैसे कि हम बोले कि अगर तुमने अच्छे मार्क्स लिए टेस्ट में तो उसको चॉकलेट मिलेगी, और अगर तो बच्चे ने जो है अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. ये चीज़ जो है किस में आती है, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में. और अगर इसी तरीके से हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक वैसे ही ये यूज़ की जाती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. अगर तो एक एम्प्लॉय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसकी परफॉर्मेंस गुड है, तो उसको जो है इंसेंटिव मनी की फॉर्म में दिया जा सकता है, राइट. और अगर तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी कि जो प्रमोशन है उसकी वो नहीं होगी, या जो बोनस उसको मिलना था वो नहीं मिलेगा. ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में. कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो कैरेट मिलेगी, अगर तो पुअर परफॉर्मेंस है तो स्टिक मिलेगी. इसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर इज कॉल्ड. जब हम डॉक्यूमेंट्स को वाउचर्स को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है, जब हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं पर्टिकुलर उस प्लेस पे जाके, मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस है, उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है या बिल्डिंग कुछ भी, तो हम वहाँ पे जाके उसके एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में वो लैंड वहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, या जो बिज़नेस है उसने एवं अपनी बैलेंस शीट में उसको मेंशन किया हुआ है. तो वो होता है फिज़िकल वेरिफिकेशन. सेकंड हमने टेस्ट चेकिंग भी कल पढ़ लिया था, जिसमें जो है हम सैंपल की तरह जो रेंडमली कुछ सैंपल्स सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि हम सारी जो टर्म्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको चेक नहीं कर सकते डिटेल में, तो सैंपल की तरह पुट कर लेते हैं और उनको चेक करते, तो वो क्या होता है, टेस्ट चेकिंग. अब सी ऑप्शन कहता है वाउचिंग. येस,
एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर इज कॉल्ड वाउचिंग, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जो वाउचर्स होते हैं हम उनको मैच करते हैं, जो अमाउंट उनमें शो किया है और जो हमने अपनी लेज़र बुक या जनरल एंट्रीज़ में लिखा है वो एक्चुअल में सेम है भी या नहीं। उन ट्रांजेक्शन्स को जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है क्या वो सही है या नहीं, ये चेक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑडिट अडोप्टेड बाय बैंकिंग कंपनीज। कौन सी ऑडिट को अडोप्ट करती है एक बैंकिंग कंपनी? फर्स्ट कॉन्टीन्यूअस ऑडिट, सेकंड कहता है पीरियोडिकल ऑडिट, थर्ड कहता है इंटरनल ऑडिट और फोर्थ कहता है बैलेंस शीट ऑडिट। यहाँ पे जो बैंकिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती हैं कॉन्टीन्यूअस ऑडिट को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस ऑडिट को जो है यूज़ किया जाता है। और कॉन्टीन्यूअस ऑडिट क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस ऑडिट और अ डिटेल्ड ऑडिट इज एन ऑडिट विच इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल। जो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट होता है उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद या पीरियोडिकल बेसिस पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स पर। जैसे कि आपने टाइम फिक्स कर दिया 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, इस तरीके से जो ऑडिटर है वो आएगा और जो उसकी विजिटिंग जो क्लाइंट्स कंपनीज़ हैं या जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं उनकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रेगुलर तरीके से चेक करेगा जो अभी तक हुई हैं, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट इज़ नॉट ऑफ मच यूज टू स्मॉल फर्म। जो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट है उसको कोई भी स्मॉल फर्म यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, ये एक्सपेंसिव होता है और मेनली इसको बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी है वो मेनली कौन से ऑडिट को प्रेफर करती हैं, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑडिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स, इसको हम और क्या बोलते हैं? रिटेन प्रॉफिट भी बोलते हैं। आपको पता होगा जो रिटेन अर्निंग होती है, रिटेन प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के, वो हम क्या होते हैं? जब हम जैसे कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है और जो उसका डिविजिबल पार्ट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसके बाद जो बचता है उसको कंपनी सारे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसमें से कुछ पार्ट को रख लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, फ्यूचर के लिए, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स। ऑप्शन ए कहता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर, क्या ये है? बी कहता है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर, और सी कहता है प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड एम्प्लॉयड इन बिजनेस, और डी ऑप्शन कहता है रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। येस, इट इज़ राइट, बिकॉज जो रिटेनिंग ऑफ अर्निंग्स है, जैसे कि एक जो कंपनी है उसका 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसमें से उसने 80,000 जो है अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे या फिर शेयर होल्डर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसमें से 20,000 को जो है रिटेन कर दिया बिजनेस में ही। तो उसको हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर में दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एसेट परचेज करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो जब इस चीज़ के लिए हम रखते हैं बिजनेस में प्रॉफिट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जमा करके रख लेना अपने प्रॉफिट को, रिटेन कर लेना। तो ये होता है रिटेन अर्निंग। इन दिस पढ़ लेते हैं, इन दिस ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। जितना भी पूरे साल का नेट प्रॉफिट है उसको हम शेयर होल्डर में नहीं बांटते हैं, थोड़ा जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको हम रख लेते हैं। और क्यों रखते हैं उसके रीजंस आगे हैं कि अगर हमें कोई पुरानी एसेट है जो डैमेज हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी बजाय कोई नई एसेट लेके आना चाहते हैं, कोई मशीनरी है जो पुरानी हो चुकी है उसको रिप्लेस करना है, तब हम क्या करेंगे? रिटेन प्रॉफिट रखेंगे। या फिर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमें बाहर से दोबारा अगर हमें मनी रेज करनी है तो हमें डिबेंचर्स इशू ना करने पड़े, शेयर्स को इशू ना करना पड़े, कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट बने, मीन्स उसको बाहर से पैसा ना उठाना पड़े, उसके खुद के रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं जिनको वो बाद में यूज़ कर सकती हैं। या फिर लोन और डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए आपको पता होगा कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं कि एक स्पेसिफिक, जैसे कि 5 ईयर के लिए हैं तो 5 या 10 ईयर्स के बाद जो है उनको रिडीम करना पड़ेगा, जो उनकी पूरा अमाउंट है, पूरी पेमेंट है वो देनी पड़ेगी। जैसे कि 1 लाख के डिबेंचर आपने इशू किए हुए थे, पहले तो जो 5 साल के लिए किए हुए थे, 5 साल तक तो आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिडम्पशन का टाइम आएगा आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को।
तो भी हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग रख लेते हैं, रिटेन प्रॉफिट रख लेते हैं, ताकि बाद में रिडम्पशन के टाइम पे वो पैसा हमारे काम आए। उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत, जो मेंटेनेंस के खर्च होते हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए रेगुलरली चाहिए होते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, रिटेन प्रॉफिट्स को रख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू चिप्स शेयर्स मीन। जो ब्लू चिप्स शेयर हैं वो कौन से शेयर्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दो शेयर्स विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। बी कहता है दो शेयर्स हुज गारंटी इज गिवन बाय गवर्नमेंट, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है। सी ऑप्शन कहता है दो शेयर्स ऑन होम डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट रेगुलरली, ऐसे शेयर्स जिन पे हाई रेट से हमेशा जो रेगुलरली जिस पे डिविडेंड पे किया जाता है हाई रेट से, वो होते हैं। डी ऑप्शन कहता है दो शेयर्स विच आर इशूड एट फर्स्ट टाइम, जिनको फर्स्ट टाइम इशू किया गया है वो वाले। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लू चिप्स शेयर्स होते हैं उनका मतलब होता है ऐसी कंपनी के शेयर्स जो बहुत ही अच्छी रेपुटेशन की है, जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है बहुत सालों से, और जो हमेशा जो है हाई रिटर्न देती हैं अपने शेयर्स पर, वो क्या कहलाते हैं, ब्लू चिप्स शेयर्स। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है आईबीएम कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं, कोका कोला कंपनी के हैं, जिसका जो नेम है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही लंबे टाइम से इनका सेटअप है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंपनीज चल रही हैं, जिनकी साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहती है और वो हमेशा जो है अपने शेयर्स पर हायर रिटर्न देती हैं। तो ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लू चिप्स शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन स्टेट्स दैट मैनेजमेंट शुड। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है वो क्या कहता है मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए। फर्स्ट कहता है चेक एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन, सब कुछ चेक करना चाहिए। बी कहता है इनवेरिएबली टेक करेक्टिव एक्शंस विदाउट एक्सेप्शन। सी कहता है एक्सेप्ट एक्सेप्शंस इन एमरजेंसीज। और डी कहता है कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन एक्सेप्शंस। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन को हम क्या बोलते हैं, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि जो टॉप लेवल होता है वो सारे डिसीजंस लेता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे चलाना है, उसके लिए क्या डिसीजंस लेने हैं। तो जो एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि टॉप लेवल के पास सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मींस जो टॉप लेवल है वो पहले ही अपने लोअर लेवल या जो मैनेजर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट कर देता है कि देखो जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं वही टॉप लेवल के पास आनी चाहिए, जो बिज़नेस के गोल से रिलेटेड हैं, जो प्रॉब्लम दूसरे लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं या स्टाफ है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो वही इन्फॉर्मेशन जो है फ़िल्टर होके टॉप लेवल तक आनी चाहिए। क्योंकि जो टॉप लेवल है उसके पास बहुत सारे जो हैं काम होते हैं, अगर उनका फोकस सिर्फ इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस लेने में रहेगा तो वो एफिशिएंट बनेंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ़िल्टर होके आनी चाहिए। अगर तो लोअर लेवल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए टॉप लेवल को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो लोअर लेवल पर हैंडल कर लेनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट करता है मैनेजर शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन रेदर देन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। कि जो टॉप लेवल है उसको सारी एक्टिविटीज़ पर फोकस नहीं करना है कि छोटी मोटी हर एक्टिविटीज़ पर वो नज़र रखे, बजाय इसके कि जितने भी जो मेन डिसीजंस लेने होते हैं, सिग्निफिकेंट जो डिविएशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। द मोर द मैनेजर्स कॉन्सेंट्रेट कंट्रोल एफर्ट्स ऑन सिग्निफिकेंट एक्सेप्शंस द मोर एफिशिएंट विल बी द रिजल्ट ऑफ देयर कंट्रोल। अगर तो टॉप मैनेजमेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने पर ध्यान देगा तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, बजाय इसके कि वो सभी एक्टिविटीज़ पर अपनी नज़र रखे। तो ये क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। ये हमने पहले पढ़ा है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। और यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शंस की जगह पे आएगा अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं कि एक बिज़नेस की स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है। उसके पास रेलिवेंट और यूनिक कंटेंट है, यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है अपने प्रोडक्ट्स के लिए,
साइन अप के लिए, चेकआउट प्रोसेस के लिए बहुत ही अच्छी उनकी सर्विस है। उनका जो स्टाफ है वो बहुत ही मोटिवेटेड है, बहुत अच्छे से काम करता है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ये सारी क्या हो जाएंगी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो जाएंगी। वीकनेसेस की बात करें तो पुअर कंटेंट है और सब्सक्रिप्शन प्रोसेस लंबी है, पुअर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है, होस्टिंग सर्विस बुरी है, ये उसकी क्या बन जाएंगी, वीकनेस। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं वो होती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिनको बिजनेस अपने लेवल पर हैंडल कर सकता है, जिसको कंट्रोल कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। अब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आता है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये आपके पास नई टेक्नोलॉजी है, आपको अच्छे से उसका यूज़ करना आता है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे से फेस कर पाओ। सेकंड कहता है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन। अब इंटरनेट की वजह से भी जो है आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करवा पाओ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, ये सभी क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब थ्रेड्स क्या है, नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, मीन्स बहुत सारी जो है वेबसाइट आपके जैसी बन रही हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये भी जो है एक हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। सेकंड कहता है पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और जो प्रोडक्ट या आप जो भी काम जो भी बिजनेस में आप कर रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके अगेंस्ट जा रही है, तो वो जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन जाएगा। सी कहता है सॉफ्टवेयर पायरेसी या फ्रोडेंटल एक्टिविटीज़। अब फ्रोडेंटल एक्टिविटीज़ में देखें तो इस टाइप की कि जैसे जो आपका प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट कोई जो है नकली प्रोडक्ट बना के आपके नाम पे सेल कर रहा है, सेम प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, तो वो भी, उससे भी क्या होगा, थ्रेट होगा हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये भी किस में आ जाएगा, फ्रोडेंटल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। सो ये होता है स्वोट एनालिसिस, जो हम बिज़नेस में करते हैं कि क्या हमारे इंटरनल जो है फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या हैं, ये एनालाइज किया जाता है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। थैंक यू सो मच।